देवताओं की तरह। पहले मुगल आए राज करने, जंग जीते, खजाने लूटे। फिर अंग्रेज आए राज करने, गोली मारी, फांसी दे दी। देश आजाद हुआ। फिर अपने वाले आए, राज किया देवताओं की तरह। सूरज निकल गए, समुद्र पी गए, हवा खा गए, नदियां लोटे में भर ली, आकाश वरदान में दे दिया, धरती दान में दे दी, धरती दान कर दी। पहाड़ जंगल दक्षिणा में चले गए। सब कुछ भक्तों को दे दिया गया। जो भक्त नहीं थे, पापी कहलाए, उन्हें श्राप दे दी। साथियों, आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के बहुत ही प्रखर और प्रसिद्ध कवि जयपाल जी से। जयपाल जी अंबाला में रहते हैं। उनका एक कविता संग्रह छपा है, दरवाजों के बाहर। और एक कविता संग्रह के माध्यम से जयपाल जी ने कविता जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनकी कविताओं के पाठक उनकी कविताओं के माध्यम से अपने समाज को समझते हैं। तो हम आज उनसे बातचीत करेंगे उनकी कविताओं के बारे में, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उनकी कविता को लेकर के जो उनके सरोकार हैं उनके बारे में, और भी बहुत सारी बातें साहित्य जगत को लेकर के हम करेंगे। आशा है ये बातचीत आपको साहित्य को समझने में और साहित्य के जो दीगर सवाल हैं उन सब पे एक महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है। तो स्वागत है जयपाल जी आपका बहुत बहुत। हाँ, धन्यवाद सुभाष जी। जयपाल जी, मैं ये पूछ रहा हूं बातचीत करने से पहले शुरुआत में ही हाँ जी। कि आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय तो असल में कविताएं ही हैं, और अगर औपचारिक तौर पे कहो तो मैं एक अध्यापक हूँ और स्कूल से रिटायर हूँ। पंजाब में मेरी सर्विस रही है, और इस दौरान बहुत सारे जो साहित्यिक संगठन हैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। और साहित्यिक के तौर पे तो एक मेरी कविताएं जो हैं वही पहचान है। अभी रिटायर हुआ हूँ पिछले साल जी। तो जयपाल जी एक बात बताइए कि आपने कविताएं लिखनी शुरू की, क्या आपकी कोई साहित्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि है? क्या परिवार में आपको साहित्य का कोई ऐसा माहौल मिला कि आप एक लेखक बने? और नहीं, परिवार में मेरा साहित्यिक माहौल बिल्कुल भी नहीं मिला, और ना ही कोई ऐसी पृष्ठभूमि है। गांव में देहात में जो कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं, और हमारा जो समाज है ग्रामीण समाज, उससे मैं बहुत नजदीक से जुड़ा रहा अपने विद्यार्थी काल में। और थोड़ा साहित्यिक जो रुझान हुआ, वो कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करती थी स्कूल समय में, तभी से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन वो कविताएं कोई नीम पे हो गई, कोई किसी अपने पशु पे हो गई, इस प्रकार की हुआ करती थी। तो क्या स्कूल में थोड़ा जैसे नाटक में भाग लेना, और भाषण वगैरह में, और सोशल सर्विस जो स्कूल की तरफ से करवाई जाती थी उसमें, और देहात में जो माहौल होता है गांव में, उसमें बहुत कुछ देखने पढ़ने सुनने को, जो अगर संवेदनशील व्यक्ति है तो उन चीजों को उनके उसके ऊपर प्रभाव होता है अगर वो तो आगे पढ़। आपने हाँ जी। जयपाल जी ये स्कूल में प्राइमरी स्कूल से ही आप शुरू हो गए थे या नहीं, फिर मिडिल मैंने स्कूल से शुरू किया? हाँ लगभग मिडल से 7वीं 8वीं क्लास में मैं कुछ अपने हमारे एक मित्र मंडली होती थी, तो उसमें जी। ही हम ये कविताएं जो है, कई बार किसी को विश्वास नहीं भी होता था तो उनको फिर हम लिख के दिखाते थे। एक दो बार किसी हम्म।
हमारे सहपाठी ने कहा कि आप जो है इसको, आप इस विषय पे, ये सामने एक नीम का पेड़ है, ये नाला है, हम्म। इस पे लिखो, हम्म। फिर देखते हैं। तो हम्म। ऐसे हुआ, और फिर और तुलसीदास जी पे लिखा। जी और अबू बिन आदम में एक इंग्लिश में कविता हुआ करती थी, जी जी जी। जिसमें कि सभी जो है ईश्वर क्या है, और उसके द्वारा बनाए गए जो इंसान है वो क्या है, वो बहुत एक आदर्श कविता है, उसका आपकी इस असर बात पड़ा। से आपकी इस बात से मुझे ये याद आ रहा है कि उर्दू में एक बहुत ही परंपरा थी विषय को चुन करके कविताएं लिखने की। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा के एक बहुत बड़े उर्दू पोएट हुए अल्ताफ हुसैन हाली। जब उन्होंने वो लिखते रहे, लेकिन जब वो लाहौर चले गए और अपने लिखने के लगभग 20 साल के बाद लिखने की शुरुआत करने के बाद, तो वहां पर फिर इस तरह की कविताएं लिखने का एक अपना ही एक स्टाइल था। तो उनकी कुछ कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण हुई निकली उस के माध्यम से। जैसे उनकी एक कविता है बरसात के ऊपर ना वर्षा। तो ऐसे एक विषय लेकर के और सभी कवि उसी विषय के ऊपर कविताएं लिख करके लेकर के आते थे। और ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके सहपाठी ने आपके सामने एक चैलेंज दिया। और आजकल तो वैसे चैलेंज का जमाना है कि नीम पे कविता लिखो। और हाँ, उससे जो एक कि सिर्फ कविता जो एक एक सचेत लिखने का, एक सप्रयास करके कविता लिखने का एक प्रवृत्ति आपके अंदर जो पनपी, वो शायद स्कूल टाइम से ही, और आपके दोस्तों ने भी जो आपको विषय दिया शायद उसकी भूमिका जरूर रही होगी जिस तरह की आप कविताएं लिखते हैं। तो आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि गांव में जैसे ही मैंने स्कूल छोड़ा, उसके बाद ही ना मित्र मंडली के साथ मिलकर के हमने एक लाइब्रेरी अपने गांव दुराना, मेरा अम्बाला जिला में गांव दुराना पड़ता है, वहां पे हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी। जबकि कुछ लोग वहां पे एक मूर्ति स्थापना कर रहे थे, लेकिन हमारे दोस्तों ने ये निर्णय लिया कि मूर्ति स्थापना की बजाय हम लाइब्रेरी के लिए कलेक्शन करें। तो हमने वहाँ आपस में मिलजुल के कुछ कलेक्शन की, और एक कमरा लिया और उसमें कुछ अखबार रखे, और मैंने दैनिक ट्रिब्यून में कुछ पत्र लिखना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से हमारे अम्बाला छावनी में कहानी लेखन महाविद्यालय है, जो इस प्रकार की के जो अ, रुचि वाले लोग थे, जिनकी ऐसी अभिरुचियां थी, डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन, उनसे मैं मिला। फिर मैं एसडी कॉलेज में चला गया, और एसडी कॉलेज में हिंदी विभाग से भी काफी डॉक्टर एल डी योगी वहाँ थे। और एक माहौल था उस समय कविताओं को सुनने का, पढ़ने का। धर्मयुग, हिंदुस्तान, सारिका, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और नामवर सिंह, इनका बहुत नाम था। सारिका बहुत अच्छी पत्रिका थी। तो मैं ये कह रहा था कि स्कूल से निकल करके, देहात से निकल करके, तो मैं शहर में आ गया। और वहाँ पे हम्म। जो मुझे साहित्यिक माहौल मिला, पुस्तकालयों की वजह से, एसडी कॉलेज की लाइब्रेरी थी और सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी थी, जो मैं वहाँ पे आ जाया करता था। जी, तो इस तरीके आपका से ये ये कहना भूमिका। है हाँ जी। तो आपका ये कहना है कि साहित्य की अभिरुचि पन्ने में जो आपके आसपास का माहौल था, चाहे वो सार्वजनिक पुस्तकालय हो, चाहे स्कूल में का माहौल हो, या उस समय पे जो किसी भी शहर के अंदर साहित्यिक मंडलियां हुआ करती थी, चर्चाएं थी, या लघु पत्रिकाओं का निकलना था, इन सब की वजह से आप साहित्य की दुनिया से आपका परिचय हुआ और आप लेखक बने। जी। तो इस तरीके से आपकी एक तरह से उसकी शुरुआत हुई। यदि आपसे पूछा जाए जयपाल जी कि आपको इतनी सारी पत्रिकाओं के बीच में से और इतने लेखकों के आपने नाम लिए, तो कौन सा लेखक आपको पसंद आया कि जिसने आपको और ज्यादा प्रेरित किया कि आप स्वयं एक लेखक बने? और देखिए, उस समय इलेक्टिव हिंदी मेरे पास थी, बीए लेवल पे, और संस्कृत भी मैंने रखा बीए तक। फिर एमए हिंदी की,
एमए हिंदी में उस समय छायावादी कवि हुआ करते थे, तो उनको पढ़ा। और फिर मार्क्सवादी आलोचना आई, और उसमें जो राजेश जोशी एक कवि हैं, इसी प्रकार से नागार्जुन और पंजाब से पास की कविताएं मुझे बहुत प्रभावित करती रही हैं। प्रेमचंद को मैंने बहुत शुरू से, वो मैंने स्कूल समय से ही, क्योंकि बड़े घर की बेटी उनकी कहानी वहां पर थी स्कूल में। फिर मैंने उनकी लाइब्रेरी से किताबें लेकर के प्रेमचंद को ज़्यादा पढ़ा, और मैं उनकी विचारधारा से और उनके लिखने के तरीके से और सामाजिक जो सरोकार हैं प्रेमचंद जी के, उन्होंने मेरी जो सोच है और जो अभिरुचियां हैं, सोचने के तरीके हैं और जो सामाजिक ढांचे हैं, उनमें एक टकराहट पैदा कर दी। और जो मैं सोचता था, देखता समाज में एकदम उलट दिखाई देती थी चीजें, और जो मेरी सोच थी उसको भी चैलेंज करती थी। प्रेमचंद जी चैलेंज करते थे कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो मुख्य तौर पे तो एक कहानीकार के तौर पे तो प्रेमचंद जी का वो रहा। फिर वहां से मैं कुरुक्षेत्र आ गया, और कुरुक्षेत्र आकर के फिर ये जो रचना कर्म एक नया मोड़ लेता है। तो जैसे बहुत सारे रचनाकार खासतौर पे जो गांव से आते हैं, बनना शुरू होते हैं लेखक, तो उनको कई बार परिवार से भी इस तरह का संघर्ष करना पड़ता है कि परिवार के लोग कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ो, सिलेबस की पुस्तकें पढ़ो, परीक्षा का काम करो, नहीं तो पिछड़ जाओगे, प्रेरित नहीं करते हैं। या आपका क्या अनुभव है इसको लेकर के? हाँ, नहीं, ऐसा कोई प्रेरणा मुझे घर से नहीं मिली, लेकिन ज्यादा रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन ये जरूर वो देखते थे कि ये पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं। और ये पूछ भी लेते थे कि नौकरी में जो जनरल नॉलेज की किताबें वो कहाँ है। वो मेरे पास नहीं होती थी, क्योंकि गांव में मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से पला बड़ा हूँ, तो इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास। जब शहर में गया तो वहां पे जाकर के ये किताबें पढ़ी। लेकिन ये सवाल जरूर था कि आप जो भी पढ़ें वो आगे आपके काम आए। और गांव में जो एक तरीके से माहौल है, वहां पे खास साहित्यिक माहौल तो था ही नहीं, बिल्कुल। कोई भी नहीं कहता था कि ये काम आप करें। हाँ, थोड़ा स्कूल में हमारे एक अध्यापक थे, संस्कृत टीचर, और एक हिंदी अध्यापक थे। वो लोग थोड़ा समय विषय से बाहर जा करके बात किया करते थे, और जैसे ही उनको पता लगता था तो वो प्रोत्साहित करते थे। ऐसी तो बात नहीं है, आपकी कॉलेज में भी हमें प्रोत्साहित किया। जो हमारे प्रोफेसर साहबान होते थे वो प्रोत्साहित करते थे। लेकिन गांव की जो माहौल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। गांव की परिस्थितियां ही ऐसी थी उस समय में, क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं था, पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं था, और गांव से हम कच्चे रास्ते हुआ करते थे, तो संपर्क मतलब जो है वो नहीं था। इस प्रकार से हमें नहीं पता था कि साहित्यकार का क्या मतलब है, कविता का क्या मतलब है, कवि का क्या मतलब है। अपने मन से जो धर्मयुग में साप्ताहिक हिंदुस्तान में आता रहता था वो हम पढ़ते रहते थे, और उससे समझते रहते थे कि ये कुछ होता है ऐसा। तो हमारी जो थी, मैं वो कहना जरूर चाहूंगा कि उसमें 3 पृष्ठ की एक मेरी जो कहानी है, वो सनातन धर्म कॉलेज पत्रिका में 3-4 पेज की कहानी उन्होंने छाप दी, संपादक ने। क्या सोच के छापी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी लंबी कहानी वो देते नहीं थे। तो वो मेरी मौलिक कहानी थी। शायद उनको भी पता ना हो कि ये मौलिक है या कौन सी है, लेकिन वो मौलिक कहानी थी गाँव के माहौल पे। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि आपको एक तरह से रचना करते हुए स्कूल के समय से ही आपने लेखन शुरू किया, और जैसे आप बता रहे हैं इस तरह से लगभग 30, 35, 40 साल से आप लिख रहे हैं, लेखन की दुनिया से आपका ताल्लुक है। लेकिन जितना आपने लिखा है, यदि उसका मात्रा देखें, आकार देखें, तो उस अनुपात में बहुत कम है जिस तरह से लेखक हर साल कोई ना कोई कविता संग्रह आ रहा है लेखकों का, या 2 साल में आ रहा है, और लगातार वो लिखे जा रहे हैं।
यदि उस दृष्टि से देखें तो आपका लेखन की जो मात्रा है वो काफी कम है आपकी लेखन के समय को देखते हुए। इसकी कोई खास वजह कि आपकी नहीं, क्या कुछ लिखने में इस तरह की आप कोई संकोच या कंजूसी बरतते हैं, या आपको विषय नहीं मिलते हैं, या अ, आपका कोई विशेष बात, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विषय का तो कोई इतना सवाल नहीं है। और दरअसल ये नौकरी के समय में जब से पिछले 10-12 साल से ऐसा हुआ है कि आप जहाँ पर भी सर्विस करते हैं वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। और साहित्य का लेखन का जो काम है वो मेरा स्वभाव कुछ कई बार अपने आप ही बन जाता है कि अगर मुझे थोड़ा समय मिले और मैं उसको देख सकूं तो तब मैं अच्छी प्रकार से लिख पाता हूँ। और जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ और फिर मैं दूसरे कामों में जो जरूरी आ जाते हैं, फिर नौकरी के काम है, घर के काम है, तो फिर मैं वो जो लिखा हुआ है वो देख नहीं पाता। इसकी वजह से वो लिंक दोबारा से बने या उस प्रकार की माहौल बने, तो ऐसा साल में कभी कभी होता था। तो जब भी होता था मैं थोड़ा बहुत लिख देता था, उससे कुछ रचनाएं मेरे पास इकट्ठी हो गई। और दोस्तों ने कहा, आपने भी कहा कि इसे छपवाओ, तो तब भी जो है आधार प्रकाशन से वो एक ही संग्रह आ पाया। और लगभग एक संग्रह की और कविताएं, अब क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ तो ज़्यादा समय मिल रहा है और मैं ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे पा रहा हूँ, तो एक संग्रह और अभी 2-4 महीने में आ सकता है, लेकिन पहले जैसे आपने कहा कि आप कुछ लिख लेते हैं फिर दोबारा नहीं देख पाते हैं चीजों को, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे नए लेखक इस बात को जानना चाहते हैं कि अपनी कविताओं को, अपने लेखन को आप कितनी बार एडिट करते हैं, कितनी बार देखते हैं छपने से पहले? क्योंकि हिंदी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर साहित्य में एक इस पे काफी लंबी बहस हुई है कि कविता को एडिट किया जाए, या वो जैसे कि दैवीय वाणी होती है, एकदम किसी विशेष अवसर पर फूटती है, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। तो आप कितनी बार अपनी कविता को आप देखते हैं, कितनी उसमें कितनी शब्दों का चुनाव करते हैं, कटिंग करते हैं, उसकी जगह दूसरे शब्द लेकर के आते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है आपकी इस संदर्भ में? जहाँ तक दैवीय वाणी का सवाल है, मैंने अमृता प्रीतम की सीधी टिकट पढ़ी थी। उसमें वो कहते हैं कि बादलों से या इस प्रकार से कविताएं आ जाती हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। दरअसल जो भी हालात हमारे समाज के हैं वहीं से सारी कविताएं फूटती हैं। और जब वो रचनाएं, ये तो है कि वो हमारे दिमाग की ही उपज होती हैं, लेकिन वो दिमाग अपने आप ही सब कुछ नहीं करता। वे चीजें समाज से ले जाती हैं, समाज के अलावा कहीं से कुछ कुछ नहीं आता है। दरअसल जो लोग ऐसा मानते हैं कि दिव्य वाणी है, दरअसल उनके भी कहने का एक तरीका ही है। असल में तो ये जैसा कि कहा जाता है कि कोई गैर सामाजिक काम नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक कार्य है, जो कि साहित्यिक कला के रूप में, साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में आपके सामने प्रकट होता है। उसके बाद आती है कि आप किस विधा में लिख रहे हैं। जिस भी विधा में आप लिख रहे हैं वही विषय, अगर आप कविता में लिख रहे हैं तो कविता में आएगा, और नाटक लिख रहे हैं तो नाटक में आ जाएगा, लघु कथा में आ जाएगा। लघु कथाएं मैंने लिखी है पहले, तो वो उसी ढांचे में ढलकर ही आपके सामने आता है। जहां तक सवाल है कि आप एडिट करते हैं, तो कोई भी रचना जब आएगी तो मैं पहले बार उसको अपनी इस कॉपी में, डायरी में, जहाँ भी जगह मिले, यहाँ तक कि कोई फटा कागज हो या कोई अखबार हो, कई बार ये होता है, तो उसी पे हम लिख लेते हैं और फिर कॉपी पे उतार लेते हैं। और फिर मेरा ये प्रयास रहता है कि रचना इतनी सहज हो कि जो पाठक को लगे कि वो जो रचना पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही है। और वो जो एडिट हम करते हैं उस रुकावट को ही दूर करने के लिए करते हैं। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी भाषा का कोई शब्द आ जाए जो पाठकों को से परिचय उसका ना हो, या वो समय से दूर चला गया हो, या कविता के अनुसार, भावों के अनुसार वो ठीक ना बैठ रहा हो, या कोई पांडित्य प्रदर्शन की बात दिखाई दे रही हो, उसको मतलब हटाया जाता है।
और मैं कोशिश यह करता हूँ कि बातचीत के लहजे में ही कविता आए। आपकी कविताओं की जो सरलता है, उसकी एक ये खूबी है आपकी कविताओं की, कि उसको बहुत साधारण पाठक, जिनके पास कोई कविता का शास्त्रीय ज्ञान भी नहीं है, कोई काव्य शास्त्र नहीं पढ़ रहा है जिसने, और कोई कविता पढ़ने का जिसको कोई लंबा अभ्यास भी नहीं है, वो भी आपकी कविताओं को हृदयंगम कर लेता है, उसके मर्म को पकड़ लेता है। ये आपकी कविताओं की एक विशेष बात मानी जाती है। लेकिन बहुत से जो लोग हैं जो आपकी कविताओं के बारे में ये राय भी रखते हैं कि आपकी कविताएं सपाट हैं। ये जो सरलता और सपाटता का जो फर्क है, आपकी कविताओं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सचेत तौर पे कविताओं को सरल करते हैं, आपकी एडिटिंग का मतलब है पाठकों तक जाने की प्रक्रिया को बनाना, ये इस तरह से आप कविताओं को निर्मित करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जो अकादमिक जगत के लोग हैं, वो इस आपकी कविताओं पे एक दबे स्वर में ही सही, लेकिन वो सपाटता की बात करते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निष्पाटता हो सकती है, कुछ कविताओं में ऐसा दिखाई दे सकता है। तो भी मेरा प्रयास तो यही रहता है कि वो स्पाट ना बने, उनके पीछे जो उसके भावार्थ हैं और एक साहित्यिक जो अभिव्यक्ति है, उस स्पाटता के पीछे भी रहे। जैसे मुझे नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं मुझे भी सपाट लगती थी शुरू में, लेकिन जब मैंने उनको बहुत गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा कि पीछे कुछ बात कही जा रही है। तो खैर उनकी बात तो, क्योंकि बड़े कवि थे, और ऐसा बहुत सारे कवियों के साथ पाठक की भी एक समस्या बन जाती है कि वो सपाटता के बीच में जो एक सांस्कृतिक और साहित्यिक जो उसके अर्थ हैं, वो उसको अलग अलग परतों में देख सके, और पाठक बहुत सारे देख पाते हैं। लेकिन ऐसा आपका कहना सही है कि कभी कभी लेखक की तरफ से भी कोई जल्दबाजी में या गद्य रूप में कहने की जब बात होती है, तो वो स्पाटता आ जाती है। ऐसा कुछ कविताओं में हो सकता है, लेकिन मुझे कई बार ये पता नहीं चलता। तो जहां जहां पता चलता है, कोशिश करते हैं कि और स्पाटता ना रहे, और निरुद्देश्य बिना किसी मतलब के कोई कविता ना लिखी जाए, और कोई भी कविता केवल इस मोह से न अपने किताब में रखी जाए या बाहर भेजी जाए कि इसकी संख्या को बढ़ाना है। इसलिए कोशिश यही रहती है कि जो रचना पूरी उस पे स्वीकार्य हो मेरे व्यक्तित्व को या मेरे कवि को, मैं उसको ही सामने लाऊं। अब ये जो आप बात कह रहे हैं कि यानी कि कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन छपने के लिए जो कविता जाती है और जो कविताएं लिखी जा रही हैं या आपकी कविताएं हैं, उनमें कुछ फर्क होता है। कुछ ऐसी कविताएं भी आप के पास हैं लिखी हुई, जिसको अभी आप पूरी कविता नहीं मानते, अभी जिसमें और ज्यादा शोध की या और ज्यादा उसकी अभी गुंजाइश आपको नजर आती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और हमारे बहुत सारे नए लेखकों के मन का ये सवाल है कि क्या आप ये महसूस करते हैं कभी कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो अभी पूरी तरह कहा नहीं गया है कविता में? और क्या कभी आपके सामने खुद ये चुनौती होती है, कोई किसी कविता का यदि आप उदाहरण दे के भी बता दें, आपकी अपनी कविता का, कि जिसमें जैसे ये कविता लिखते हुए इस तरह की चीज प्रस्तुत हुई कि जो आप कहना चाह रहे थे वो आप मुश्किल हो रहा था वैसा, लेकिन फिर जो भी हुआ, जो आप इस पे कहना चाहें? ऐसा तो सभी लेखकों के साथ रहता है कि कुछ हम लिखते हैं, हमारे सामने कुछ चीजें आती हैं, और जब हम उसको लिख लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमें ऐसा लगता है कि पूर्णता में बात नहीं कही जा रही, संपूर्ण बात सामने नहीं आ रही है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें कई बार अध्ययन करने का भी, किसी चीज को जानने का भी, ये भी जिज्ञासा रहती है कि हम इस बात पे, जिस पे हम लिख रहे हैं,
इसको हम और ज़्यादा गहराई से समाज में से भी हम मतलब सूचनाएं प्राप्त करें, खुद जाएं या अध्ययन से भी हम उसको जानने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी कुछ कविताएं होती हैं और जहाँ पर हमें लगता है कि वो कविता नहीं बन पा रही है, तो ऐसी कविता का मोह जो है छोड़ दिया जाए, ये भी रहता है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे बैठी हुई है कि जितना भी एक आम जनसाधारण और सामान्य व्यक्ति है और जो साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, दोनों तरह के लोगों तक वो जो कविता है, अगर दोनों मतलब व्यक्तित्वों के पास, दोनों तरह के पाठकों के पास जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी ना हो कि बहुत समझदार जो लोग हैं, साहित्य की परख रखते हैं, वो लोग तो समझ जाएं, लेकिन बाकी लोग देखते रहें। थोड़ा सा ये बात अ, अपने आप जैसे है मन में अवचेतन में रहती है। और जैसा मेरा आसपास का समाज है और जो अभी हमारे समाज की स्थितियां हैं, जिसमें एक तिहाई लोग तो बहुत ही बुरी हालत में है, अनपढ़ता की हालत में है, गरीबी की हालत में है, तो हमारी जो कविताई है, हमारा जो साहित्यिक सरोकार है, वो एक लंबे समय तक भी जाए और ज्यादा लोग उसको ग्रहण कर सकें और उनको वो संबोधित हो सके, ये तो रहता है। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पाठकों की बात कह रहे हैं कि उनके पास जाए बात, तो आप अपने पाठकों से क्या अपेक्षा करते हैं आपकी कविताएं पढ़ने से पहले? या कविताएं आपके किस तरह के पाठक होंगे? क्या आपके दिमाग में कोई पाठकों की परिकल्पना है कि कोई किस तरह का पाठक आपकी कविता को ग्रहण करेगा? या पाठकों से आपकी क्या अपेक्षा होगी? और कैसी तैयारी पाठक की होनी चाहिए आपकी कविता को पूर्ण रूप में ग्रहण करने के लिए, जो आप कहना चाह रहे हैं? तो इसमें इसके बारे में आपका एक पाठक की छवि क्या है आपके दिमाग? जो हमारे आसपास जितने भी अ, हमारे देहात में और हमारे शहर में जो भी हमारे आसपास समाज रहता है, उसमें कहीं पर तो पढ़ने की संभावनाएं हैं, लाइब्रेरीज हैं, और कहीं पर जो है ये साधन उपलब्ध नहीं है। तो दो तरह के पाठक हमें देखने को मिलते हैं। एक वो है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, एकेडमी से जुड़े हुए हैं और एक अलग साहित्यिक जगत से बहुत ही कलात्मक रूप से उनकी अ, रुचियां हैं और वो बहुत जल्दी कविता के मर्म को पकड़ लेते हैं। वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा समाज है, उसमें भी इतना तो रहता ही है कि उनको ठीक-ठाक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वो उसके साहित्यिक अर्थ को समझ पाएँ। कुछ दलित कविताओं में ऐसा देखने को मिल सकता है, जिनमें कि दलित भाई ये समझ सकते हैं कि ये कविता तो हमारे खिलाफ लिख दी गई है, जबकि वो उनके दुखों को व्यक्ति देने के लिए ही लिखी जाती है। जैसे कि प्रेमचंद की कफन कहानी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत ही अपनी संवेदनशीलता के साथ वो कहानी लिखी, लेकिन किसी ने उसको दूसरे अर्थों में समझा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आम जो एक हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, जो कि हम नौकरी प्राप्त करने के लिए या और अपने संसाधन घर में जुटाने के लिए जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उससे अलग हमारी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता हो शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, या थोड़ा सा समय हो सोचने का, तो हम इन चीजों को पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन में ही स्पार्टता है और हम सारी तकनीकी विषयों में खोए रहते हैं, और ये कहना मैं चाहूंगा कि तकनीकी विषय का मतलब ये नहीं है कि जो तकनीक वाले विद्यार्थी हैं वो कविता को नहीं समझते। ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो अच्छी तरह समझते हैं, तो भी थोड़ी सी रुचि मैं जरूर समझता हूँ कि वो हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हमारे मार्क्सवादी साथी हैं जो अच्छे काम करते हैं, और लेकिन वो कविता को नहीं समझ पाते। मार्क्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेनिन को समझ लेते हैं, लेकिन कविता को जब समझने का सवाल आता है तो वो उल्टा हमारे से ही प्रश्न कर देते हैं कि ये तो आपने एकदम जो है
गलत लिख दिया, तो ये ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी शिक्षा चाहे कितने भी ऊंचे स्तर की हो, उसमें एक साहित्यिक जो दृष्टिकोण है उसको समझने का, वो रहे थोड़ा बहुत, ताकि वो संवेदनशीलता उस ढंग से चीजों को पकड़ पाए। नहीं तो वो चीजें फिर नहीं समझ आएंगी, और आप उसका को दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश आपकी रहती है कि कविता जो स्पष्ट कर रही है वो उस पर पूरा जोर हो, और वो इधर उधर कविता जो है ना भटके। जो आपकी कविताओं की बुनावट है, उसमें एक उसकी जो बिल्कुल तलहटी जो होती है कविताओं की, उसमें एक तरह से जो कविता की बुनियाद है, एक व्यंग का धागा होता है जो पूरी उसको जोड़ के रखती है। एक विडंबना होती है जो धीरे 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 पूरे अपने कविता का जो कथ्य है उसको व्यक्त करने लगता है। एक पूरी विडंबना उसके अंदर होती है, और यही एक टेक्निक है जो आप कुछ अलग कहते हैं या पाठक के सामने कुछ दुविधा या प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, पाठक के सामने एक बेचैनी पैदा होती है कि जो वो अब तक सोच रहा है उसमें कुछ खुरसती है। वो व्यंग का जो सूत्र है आपकी कविता का, या कोई समाज की ऐसी विडंबना है जो पाठक को बेचैन कर देती है, उसके सामने एक नैतिक सवाल खड़ा कर देती है। तो ये अनायास ही होता है, या आप इसके पीछे सोच करके कोई आपका वेल थॉट चीज है ये, या स्वाभाविक तौर पे ही आपकी कविताओं में ये व्यंग छुपा हुआ है, या आपके व्यक्तित्व का ही हिस्सा है, या आपके समाज से किस किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये कि आपकी कविताओं की यदि सारी कविताओं को इकट्ठा पढ़ें तो कहीं ना कहीं उसकी जो बेस है वो एक व्यंग उसकी बैकग्राउंड में नजर आएगा। दरअसल जो हमारे समाज में हमारी जो स्थिति है, एक आम जन की जो स्थिति है, और जो सत्ता संस्थान है, उनमें पूरी तरह से एक व्यंग है। मतलब वे लोग हम पे व्यंग कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उन लोगों की के जीवन में हमारे जो जितने भी प्रशासनिक ढांचे हैं, साहित्यिक ढांचे हैं, और वो इस तरह से आम आदमी की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं जगह जगह पे। चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, जो बोलियों की हमारी एक परंपरा है, लोक भाषा की परंपरा है, लोक गीतों की परंपरा है, लोक जीवन की परंपरा है, लोक जो व्यवसाय हैं, वे लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और एक दूसरा समाज है। तो इसमें एक टकराहट है। और जब चीजों को साहित्यिक नजरिए से हम देखते हैं, तो व्यंग एक अपने आप ही स्वभाव के तौर पर, या एक जो है एक खांचा जो दिमाग में बन जाता है कि उन चीजों को नकार ना जैसे। और कविता को हम कविता ऐसी जगह पे जाके समाप्त हो जाती है कि कवि ये ना समझे कि कविता तो बस खत्म हो गई। कवि उसके बाद पाठक जो है उसके बाद सोचना शुरू करे कि ये क्या जो बात कही है, इसके क्या मायने हैं, क्या ये कविता यहीं पे इतनी ही है या इससे आगे है। तो कविता का व्यंग जो है वो इसी में रहता है, क्योंकि वो समाज में ही व्यंग है। समाज में जब व्यंग है, हमारी स्थितियों में, हमारे सारे जीवन में, और वो एक तरह से प्रतिकार है। हरिशंकर परसाई के मन में एक विद्रोह था, जो विद्रोह है ये व्यंग के रूप में भी उभरता है। तो एक विद्रोह मेरे मन में हमेशा ही रहता है, और विद्रोह से ही बचपन से जो मैं साहित्य की ओर आया हूँ, उसका एक गुण है, उसका एक प्रभाव है, और वो सामाजिक स्थितियों की वजह से ही विद्रोह उभरा है। और उसको अलग अलग ढंग से वो उभरता है। वो एक व्यंग के रूप में जब उभरा, तो फिर मैं कविता लिखता हूँ, तो उसमें कविताओं में आमतौर पर व्यंग आ जाता है। लेकिन ये मेरी कोशिश रहती है कि ये जो व्यंग है वो सृजनात्मक हो, और उसका विस्तार रहे, और व्यक्तिगत स्तर पे ना रहे, फैलाव हो, और उसमें काव्यात्मकता, अभिव्यक्ति जो है, साहित्यिक अभिव्यक्ति, वो उसमें रहनी चाहिए, संवेदनशीलता रहनी चाहिए। आपकी कविताओं की एक और जो खास बात है जो मुझे लगती है
कि आपकी कविताओं में दो दुनियाएं होती हैं, एक बिल्कुल समानांतर तौर पे। कभी वो प्रकट रूप में ही दोनों मौजूद होती हैं और कभी एक सिर्फ बैकग्राउंड में होती है और एक सामने परिदृश्य पे होती है जो दिखाई देती है, कविता में होती है, तो दूसरी बैकग्राउंड में भी होती है, जो एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष है, टकराहट है। तो ये जो चीजें आती हैं, इससे आप क्या लोगों को या पाठकों को क्या दिखाना चाहते हैं? ये जो दो दुनियाओं का विपरीत है एक ही कविता के अंदर, तो ये किस तरह से इसके माध्यम से ये स्ट्रक्चर जो है, जैसे आप व्यंग के बारे में कह रहे हैं कि समाज में यदि दो वर्ग हैं और उनके अंदर व्यंग है वगैरह वगैरह है, तो कविता में भी क्या वो दोनों चीजें आपकी उसके अंदर मौजूद हैं? तो आपके समाज को समझने की जो आपकी अपनी संरचना है, जो तरीका है, क्या वो आपकी कविता के शिल्प को या उसको प्रभावित कर रहा है? हाँ, ये प्रभावित तो करता ही है, क्योंकि समाज में दोहरी नहीं, बहुत स्तरीय समस्याएं हैं, बहुत स्तरीय अभिव्यक्ति के तरीके वहाँ से मिलते हैं और जटिलताएं हैं। उन सारी जटिलताओं को जब कविता में या साहित्यिक विधा में लेकर आया जाता है, तो एक तो स्थिति हम सामने रखते हैं, एक स्थिति उसके पीछे साथ साथ चलती है, और कई बार एक और तीसरी स्थिति भी होती है और चौथी भी होती है। तो विपरीत में तो कई बार ये भी होता है कि कई बार पाठक ऐसा भी लगता है कि जो कवि हैं वो ये बात कह रहे हैं या वो बात कह रहे हैं, मतलब वो विपरीत विरोधाभासी जिसे हम कहते हैं, विरोधाभासी कविता अगर इसमें विरोधाभास नजर आता है तो मैं समझता हूँ वो तो ठीक नहीं है। लेकिन दो स्थितियां हो सकती हैं, विरोधाभास एक स्थिति में दो मतलब एक विरोधाभास हो या स्थितियों में हो या कविता में हो, वह तो उचित नहीं है। ऐसा कविता में अगर हो तो पाठक बता सकता है ताकि उस तरफ ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार की अगर कविताएं हैं या इस प्रकार का आपको कहीं लगता है, लेकिन नहीं कभी कभी मुझे खुद भी लगता है तो मैं उसको एडिट जो है कर लेता हूँ। नहीं, विरोधाभास नहीं, दो दुनिया जो अपने आप में ही दो दुनियाएं हैं और उनमें टकराहट है, चाहे वो अंबेडकर और रविदास कविता हो या जो कविता है एक दलित के उस पे गांव में जब वापस आता है एक टीचर, वो कविता हो, या जो होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं, एक सिकुड़ रहा है, एक के पास इतनी सारी रजाइयां, बाहर जाने का कार्यक्रम, कहीं पे भी हो, कविता कोई भी उठाएं तो उस कविता में दो तरह की दुनियाएं मौजूद हैं। इससे ये अभिप्राय था, विरोधाभास नहीं है। अच्छा, तो उस रूप में मैं आपसे वो पूछना दो चाह रहा तरह था। के वो होते हैं, लेकिन उसको यही होता है कि दोनों स्थितियों को सामने रखें और जो सामाजिक स्थिति बननी चाहिए उसका जी, आग्रह रहता है कि देखिए अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन जबकि ये नहीं होना चाहिए, अति है मतलब जो समाज में एक तरफ। हाँ जी। आपकी कविताओं में जो मैंने कविताएं देखी हैं, आपकी पढ़ी हैं, जी। पुरानी कविताएं भी और जो नई आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें हाँ भी जी। मैंने देखी हैं कि आप बहुत आपका काफी सारा लेखन वो दलित समाज के अनुभवों को लेकर के है। जहां तक मेरी जानकारी है कि आप जन्मना दलित समाज से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हाँ जी। लेकिन यदि आपकी कविताओं को हम पढ़ें तो दलित जो जन्म से दलित हैं या जो उन वर्गों में पैदा हुए हैं जिनको दलित माना जाता है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं होता कविताओं में। ये जो अनुभव है जो आपकी कविताओं का, उस तक आप कैसे पहुंचते हैं जबकि आप उससे ताल्लुक नहीं रखते? और ये बहुत बड़ी एक बहस रही है दलित साहित्य के दौरान, बीच में भी और उससे बाहर भी। यदि हिंदी कविता की बात करें तो नई कविता और नई कहानी के दौर में अनुभव की प्रामाणिकता का सवाल के तौर पे, या छायावाद में जाए तो मैंने मैं की अभिव्यक्ति पाई के तौर पे, या यदि दलित कविता में कहें तो अनुभव की जो विश्वसनीयता है उसके तौर पे, अनुभूति और सहानुभूति के जो सवाल हैं
इस रूप में सवाल हमेशा हमेशा साहित्य के अंदर पिछले 100 साल से मौजूद है। तो आप कैसे उस अनुभव तक पहुंचते हैं जबकि आप मतलब उस वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते? इस पे आप कुछ कहेंगे? हाँ, ताल्लुक तो कई तरह से रखा जा सकता है। चलो ये ठीक है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि दलित परिवार जिनको कहा जाता है, उस मोहल्ले से या उस परिवार से नहीं है। लेकिन मैं गाँव में लगभग बचपन से जब तक मैंने ग्रेजुएशन बीएड किया, तो मैं गाँव में ही रहा और मैं अपने गाँव में घूमता था। आने-जाने का आस-पास के गाँवों में आने-जाने का मौका भी मिलता था, कुछ मेरे मित्र भी थे और हमारे घरों में भी जो है दलित परिवार से सफाई करने के लिए आते थे और वो खाना भी ले जाते थे, हम भी देते थे उनको। लेकिन उनकी जो मजबूरी, व्यवस्था और हमारे देहात के ऊपर जो एक सामंती शिकंजा है, उनकी जो प्रतिक्रिया उनके प्रति मैंने खुद देखी है, आस-पास के लोगों की। मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं बहुत ही संकोची स्वभाव का व्यक्ति था, मन में विद्रोह था। लेकिन जब आप कुछ भी ना कह पाएँ, तो मौके पे ना कह पाएँ। जैसे एक जगह पे ये हुआ कि किसी बारात में कोई खाने लग गया, तो कुछ जो जिसको हम कहते हैं कि पुजारी वर्ग का यजमान कहते हैं, तो वहाँ पे जो पंडित लोग थे जो खाना आए थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले खा लिया, बच्चा था कोई तो हम तो नहीं खाएँगे। तो मैं भी वहीं पे था। ऐसे मैंने एक पड़ोस में कहीं से जब मैं छोटा बच्चा था प्राइमरी में, तो कहीं पड़ोस में मैंने पानी पी लिया उठा के, मुझे प्यास लगी हुई थी। तो मेरी माताजी या जो आस-पास बैठे थे वो कहने लगे ये क्या हो गया? मैंने कहा कोई नहीं पानी पी लिया है। तो वो कुछ चर्चा करने लगे आपस में जो बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये मुझे याद रही बात, तब तो मैं बहुत ही छोटा था। लेकिन जो आस-पास की जो घटनाएँ मैंने देखा फिर कि जो सारे घर हैं वो गाँव के बाहर क्यों हैं? फिर मैंने एक गाँव में देखा, फिर दूसरे में देखा, फिर तीसरे में देखा। मैंने कहा ये तो सारा हालत ही खराब है और गाँव भी एक विशेष दिशा में, दक्षिण दिशा में और उनके पास ही एक तालाब होता है, उनके अलग से नलके होते हैं, उनकी जो नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, पता नहीं चलता उनके घर कहाँ पे हैं। तो उसमें हम चले जाते थे, कभी-कभी बाढ़ आ गई, तो मैं देखता था कि जब मेरे गाँव में बाढ़ आती थी, तो सबसे पहले उस बस्ती में, उस कॉलोनी में बाढ़ आती थी और सबसे ज़्यादा जो घर दूसरे लोगों के भी गिरते थे, लेकिन उनके देख सबसे पहले गिर जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा पक्के नहीं होते थे, कच्चे मकान होते थे और कच्चे मकान में अगर पानी घुस जाए, तो सबसे पहले वो गिरेगा। तो ऐसी स्थितियाँ फिर मैं शहर में आया, फिर चौकन्ने तौर पे मैंने उसको अनुभव किया और खेतों में अपने माता-पिता के साथ काम किया, तो वहाँ पे दलित परिवार जो है बचपन में हम भी मज़दूर परिवार से थे, हमारे परिवार से भी जो है वो मज़दूरी करते थे, मैं अपने माता-पिता के साथ काम करता रहा। तो खेतों में, घरों में, आस-पास के जो सभी प्रकार के जो दलित परिवार थे, कुछ हमारे मित्र भी थे और मैं उनके प्रति विशेष तरह से सहानुभूति भी रखता था। तो मैं जानबूझ करके जो उनके और कुल के लोग थे, उन्हीं के सामने जो है मैं दलित परिवार के जो बुजुर्ग होते थे, उनके पास जाके बैठ जाता था। मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन वो देखते रहते थे कि ये उल्टा काम कर रहा है, हमारे सामने जानबूझ के वहाँ बैठ गया जाके। ये क्या इस प्रकार की एक विद्रोह एक तरह का उनके प्रति जो हमारे समाज में जब आगे जाके पढ़ा, फिर आपकी जो लिखी हुई आत्मकथाएँ हैं, वो पढ़ी, बा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़ी, रूठन, फिर मैंने 3-4 और जो पढ़ सकता था, वो भी पढ़ी। दलित विमर्श तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि दलित विमर्श अलग से चल रहा है। वहाँ ये सवाल उठाए गए कि केवल जो दलित परिवार में पैदा होता है, वही ऐसे व्यक्ति कर सकता है। ये हो सकता है कि उसमें जो अनुभवशीलता है नेचुरली उन लोगों की ज़्यादा है। लेकिन अब व्यक्ति वो कर पाए जैसे मज़दूर हैं, अब वो सारी व्यक्ति नहीं कर पाते। मज़दूरों की व्यक्ति दूसरे लोगों ने की। बहुत ही अच्छे ढंग से की, हमारे कवियों ने की, अच्छे परिवारों से थे, लेखकों ने, नाटककारों ने। गुरशरण सिंह जो है बहुत ऊँचे परिवार से थे, उनके नाटकों में अभिव्यक्ति एक मज़दूर के प्रति बहुत गहरी है। प्रेमचंद को हम ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे
और आप भी कितनी गहराई से जो है आलोचनाएं, दलित विमर्श को आपने आलोचना का केंद्र बनाया। तो ये ऐसी सारी चीजों को हम नकार नहीं सकते, बल्कि एक सहयोग है कि हम इन चीजों को समझें और वो भी समझें, तो हम मिलके चलें, तो ताकि ये इस चीज को और भी ज्यादा परिपूर्णता में समझा जा सकता है। और कुछ दलित लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी स्थितियों को समझा है और हमारे से ज्यादा गहराई से उनको पकड़ा है। और खास करके जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनके जो दूसरे साथी हैं, उन्होंने भी, ये तो निश्चित है कि वो दुख जो है, पीड़ा हमने नहीं झेली, लेकिन जितना भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो हमने देखा है, वो तो कर ही सकते हैं, और वो भी करें, और हम मिलके ही करें। एक दूसरे पर अगर इस प्रकार से कहा जाएगा तो बात, साहित्यिक बात आधी रहेगी, ये पूरी बात तभी होगी हम दोनों। देखिए, हाँ, जो दलित समाज है और दलित विषय है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील भी है और बड़ा पेचीदा भी है। जब आप दलित कविताएं लिखते हैं या दलित समाज को या उनके अनुभवों को अपनी कविता का विषय वस्तु बनाते हैं, और आप दूसरी मध्य वर्ग पे भी कविता लिखते हैं या अन्य घटनाओं पे भी कविताएं लिखते हैं, राजनीतिक घटनाओं पे भी आप कविताएं लिखते हैं, तो जब दलित पे आप कविता लिखते हैं तो क्या कोई विशेष फर्क महसूस करते हैं आप अपने लेखन में, शब्दों के चुनाव में, या विषय को पकड़ने में, या आपके लिए वो सामान्य बात है, दूसरी कविता हो या दलित विषय हो, ज्यादा फर्क नहीं होता है? हाँ, नहीं, सामान्य बात तो नहीं होती। मेरे मन में बचपन से जो एक, और मैं उनको उसके बाद जो देखा है, वो उसमें और भी ज्यादा मुझे दुख जो है, पीड़ा जो है, और भी ज्यादा पीड़ा महसूस हुई है। और अभी जो राजनीति की आपने बात की, राजनीतिक तौर पे भी वो स्थितियां नहीं बदल रही हैं, सामाजिक तौर पे भी नहीं बदल रही हैं। हालांकि उसमें काफी सुधार आया है। तो जब मैं दलित विषय उठाता हूँ, तो एक विशेष अ, चेतनता के तौर पे, और मैं अपना उसके सरोकारों के तौर पे, और अपनी एक जिम्मेवारी समझ करके, ये कह, मेरे मन में ये रहता ही है कि अनकहा अभी बहुत है, और उसको कहना बहुत जरूरी है, और अभी इस पे कहा नहीं गया, और जितना मैं कह अब सकता हूँ वो तो कहूँ, बाकी भी लोग अब कहें। देखिए जी, देखिए, कविता के बारे में और साहित्य के बारे में जो उसकी अवधारणाएं हैं, जो उससे अपेक्षाएं हैं, जो उसका शिल्प है या जो उसके सरोकार हैं, इन सब चीजों के ऊपर एक निरंतर बहस है साहित्य जगत के अंदर, और वो निरंतर बदल भी रही है। और हमारे सामने भी हर पीढ़ी जो लेखकों की होती है, उसके सामने नई चुनौतियां और समस्याएं होती हैं। तो आप क्या चुनौतियां महसूस करते हो आज के दिन किसी लेखक के सामने, खास तौर पे वैसा लेखक जो अपने आप साहित्य को एक बदलाव का माध्यम मानता हो, और जो साहित्य को एक औजार की तरह से देखता हो कि जो समाज में कुछ सकारात्मक वो साहित्य के माध्यम से अपना योगदान कर सकता है? आप क्या इस पे मानते तो हैं साहित्य को लेखकों के मैं एक सामने? औजार के तौर पे ही शुरू से मानता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा, मार्क्सवादी साहित्य को पढ़ा, और अपने समकालीन रचनाकारों को, देश हरियाणा जनवादी लेखक संघ की जो गोष्ठियां हुई, जो विचार विमर्श हुए, डॉक्टर ग्रेवाल साहब ने जो हमारे मन पे जो छाई छाई हुई एक धुंध होती है लेखक के, उनको बहुत सारी बहसों में मुझे शामिल होने का जो मौका मिला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो वो सारी चीजें हैं जो मुझे ये तय करने के लिए, कि जैसे मुक्तिबोध ने कहा कि तय करो किस ओर हो तुम, हमें ये तो तय करना ही पड़ेगा कि हमारी जो रचना है, वो आप क्यों लिख रहे हैं, उसका मकसद क्या है। अगर वो केवल मनोरंजन के लिए है, या केवल नाम छपने के लिए है, या केवल पत्र, आपकी कितनी किताबें छप गई हैं इसकी गणना करने के लिए है, और तो मैं ऐसा कोई जरूरी नहीं समझता कि मुझे इनके लिए लिखना चाहिए। लेकिन अगर
आपके सरोकार हैं और ये समाज से आपको दिक्कत है। इस समाज से में जो कुछ भी मेरे सामने घट रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं चाहता हूँ कि ये समाज बदले। और साहित्य एक औजार के तौर पे जो उसकी सीमाएं जरूर हैं, लेकिन वो जो कुछ कर सकता है उसने बहुत काम किया है। चाहे इतिहास में आप लें तो बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं जिन्होंने, और बड़े रचनाकार राजनीति के जिन्होंने, जिस राजनीति ने पूरे देश को बदल दिया वहां पे साहित्यकारों की मौजूदगी भी रही है और वो प्रभावित करती रही है, क्योंकि जो भी एक बहुत ही चिंतनशील अ, लोग होते हैं जो पूरे समाज को बदलते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हों, चाहे इतिहास के स्तर पे हों, चाहे साहित्य के स्तर पे हों। एक जगह एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पे जाकर के इतिहास, साहित्य, शास्त्र, ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं और उसका नाम है इंसानियत, मानवता। उस औजार के रूप में जो साहित्य का योगदान हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसी के तहत, उसी औजार के लिए मैं काम करूँ और मेरी जो कविताएं हैं वो उसमें कुछ अपनी भूमिका निभा सकें, तो सार्थकता रहेगी, अन्यथा दूसरे कोई मेरा मकसद नहीं है। ये जो लेखक और प्रकाशक के जो संबंध हैं, इसके बारे में भी जो लेखक हैं वो लिखते रहते हैं, और हिंदी के प्रकाशक जो है हिंदी की पुस्तकें छापते रहते हैं। उसमें बड़े प्रकाशक भी हैं, छोटे भी हैं, सहयोग वाले भी हैं और व्यक्तिगत तौर पे प्रकाशन भी है। एक लेखक के तौर पे आप ये जो पूरा साहित्य की जो मार्केट है, इसमें लेखक भी एक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लेखक कैसा महसूस करता है इस पूरी इंडस्ट्री में अपने आप को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक ही संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें तो मुझे कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने समय पे आधार प्रकाशन से छाप दिया। हालांकि वे स्तर को देख के और उसको देख के बहुत चयन करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र ये शिकायत बहुत करते हैं कि समय पर किताबें नहीं छापी जाती और कुछ और ज़्यादा छापी जाती है, कम बताई जाती है, कुछ लोगों से एडवांस ले लिया जाता है और वो उससे बहुत सारे जो लेखक हैं अम्बाला के, उनके जो अनुभव रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और मार्केट और बाजार के जो मूल्य हैं उसके उसको सामने रख करके वो लेखक को एक वस्तु के तौर पे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो प्रकाशन है जिन्होंने अपना स्तर बनाकर रखा है वो अच्छी किताबें छापते हैं, उनका नाम है और अभी भी है। तो ये एक लेखक इसमें क्या कर सकता है? लेखक की क्या भूमिका होती है कि वो साहित्य को अपने पाठकों तक पहुंचाए? उसमें लेखक क्या कर सकता है आज के टाइम पे, जब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जुड़ने के और बहुत सारे साधन हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी मोबिलिटी के बहुत साधन हैं, और छोटे छोटे शहरों में भी साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं, और जो मुख्य धारा का मीडिया है, टीवी है, उस पे भी कविता सम्मेलन हो रहे हैं। तो इस सारी चर्चा के बीच में और बड़े कितने सारे साहित्यिक उत्सव हो रहे हैं, साहित्य के मेले लग रहे हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान भी फेस्टिवल करवा रहे हैं। इस सब में आप क्या देखते हैं कि जब इतना साहित्य का विस्फोट हो रहा है चारों तरफ, तो लेखक उसमें किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, लेखक तो जैसे मेरा अपना जो स्वभाव है कि मैंने बहुत कम कोई कविता कहीं अपने आप पढ़ी हो जब तक किसी ने कुछ कहा ना हो। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रही। आपके पास बहुत सारे साधन है, मीडिया है, पत्रिकाएं हैं, जो भी अगर कहीं पर फंक्शन हो रहे हैं और इस प्रकार से साहित्य को लेके कुछ मंच भी बनाए गए हैं, लेकिन उसमें एक बात थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि जिन मंचों पे साहित्य की बात की जा रही है उन पे साहित्य के सरोकार और साहित्य का जो मूल स्वभाव है, साहित्य जो अभिव्यक्ति के की जो एक धरोहर है हमारी, वो कायम रहे। और जो भी मंच हैं, जो भी पत्रिकाएं हैं, वो उनको उनमें विकास करें, ना कि उसको बाजार की तरफ मोड़ लें, क्योंकि वहां पर फिर आप पता नहीं चलेगा कि साहित्य क्या है,
और जो पाठक हैं वहाँ भ्रम की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थितियां अभी बनी हुई है, क्योंकि ऐसे प्रयास दूसरी जो सत्ताएं हैं जो कि इस समय पूरे देश पे काबिज है, उनकी तरफ से भी किए जाते हैं। और साहित्य को पाठकों के सामने ताकि पाठक ये पता ना लग सके कि उसकी अपनी दृष्टि का विकास या निर्माण कैसे हो और वो भटक जाए, ऐसी स्थितियां भी पैदा की जाती हैं। लेकिन ऐसे में जो लेखक की चुनौती और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे मीडिया में खुल कर आना होगा, उसे पत्र पत्रिकाओं में खुल के आना होगा, उसको साहित्यिक सृजनात्मक मंच को अगर वो चला नहीं सकते तो जो चला रहे हैं उनको सहयोग करना होगा, वहां पे अपनी उपस्थिति, उनको सहयोग देना, ये एक लेखक का काम है। क्योंकि नहीं तो फिर लेखक लेखक की जो इस समय संसार है, लेखन का जो संसार है, उसको यही जो संस्थान, जो गंभीर संस्थान है, गंभीर रचनाकार हैं, वो इसको बचा रहे हैं। उनकी बचाने की लड़ाई है, दूसरों की उनको तोड़ने की लड़ाई है। लड़ाइयाँ दोनों तरफ से चल रही है। इस लड़ाई में प्रकाशक, लेखक, संपादक, ये इन सब का एक होना, और इनमें से जो वास्तविक, जो यथार्थ, जो एक जो है रियलिस्टिक एक जो रचनाकार है, जो वास्तविक रूप में रचनाकार है, उसको जो जेन्युइन रचनाकार है और जो साहित्य जेन्युइन साहित्य है, वो सारा अगर एक एक मंच पे नहीं, मतलब उन सारे मंचों में कोई तारतम्य हो, एक मंच पे तो हो नहीं सकता। पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, इससे साहित्य भी बचेगा, और साहित्य मात्र को ही बचाना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से हम समाज के उन सारे हिस्सों को बचाना चाहते हैं जो समाज में बचने चाहिए, और जिनके लिए सुरक्षा की बहुत सारे सवाल उनके ऊपर खड़े हुए हैं। जयपाल जी, आपकी कविताओं का यदि शिल्प देखें, आकार देखें, तो वो बहुत ही छोटी छोटी कविताएं भी हैं उसमें, 4 लाइन की, 2 लाइन की कविताएं भी हैं, और कुछ थोड़ी मध्यम आकार भी हैं, और थोड़ी सी अपेक्षाकृत लंबी कविताएं भी हैं जो आपके पहले संग्रह में भी है। उसमें एक कविता आपने लिखी थी लक्कड़ बग्गा, 2010 में इस संग्रह में ये कविता शामिल थी। और उस समय के जो विचारधारागत तौर पे जो सवाल थे, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? लक्कड़ बग्घा यदि आपको दोबारा लिखनी हो तो क्या ये कविता आपके काम आएगी फिर से? हाँ, नहीं, बिल्कुल आएगी, क्योंकि इसके स्थितियां तो वैसी ही बनी हुई है। एक लक्कड़ बग्गा जो है, पहले एक था, अब बहुत सारे आ गए हैं, लड़ाई और भी ज्यादा गहरी है। ये है कि उसमें जो 2000 के दंगे थे वो केंद्र में थे। अब उसके बाद जो सांप्रदायिक स्थितियां हैं, उन्होंने बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही शार्प और बहुत ही शातिर ढंग से समाज को तोड़ने का काम, और समाज को एक तरह से अलग अलग स्थितियों में ले जाकर के भ्रम फैलाने का काम किया हुआ है। अब उस तरीके से उसमें थोड़ी सपाटता है। उस तरीके से तो हम कविताएं अब मैं नहीं लिखना चाहूंगा कि बिल्कुल सीधी हो और किसी एक ही विषय को टारगेट करके लिखा जाए। लेकिन चुनौती अब उस समय से भी इस रूप में गंभीर है कि पहले बिल्कुल स्थितियां साफ साफ थी, अब वही जो स्थितियां हैं वो हमारी सत्ता पर भी काबिज हो गई है। ऐसे में लड़ाई अध्ययन के स्तर पे, पठन के स्तर पे, सृजन के स्तर पे और राजनीति के स्तर पे जो हम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सीधा हस्तक्षेप तो हमारा है नहीं, लेकिन अगर साहित्य उनको प्रभावित कर सके तो वो चीजें सारी अभी भी प्रासंगिक है। उनका रूप बदल सकता है, क्योंकि वो मेरी प्रारंभिक कविताएं थी, जैसे आपने कहा कि शुरू में निश्चित रूप से वो सपाटता थी, ऐसा शुरू की रचनाओं में थोड़ा होता है। लेकिन वो कविता मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें भी एक चुनौती है और एक गहरी संवेदना है, मर्म है, लोगों का रुदन है, जो हम अब किसी किसी और रूप में देख रहे हैं।
सांप्रदायिकता के बहुत सारे रूप हैं, हमें दिखाई नहीं देते। एक कविता थी आपकी जो काफी चर्चा हुई थी, जिसपे भगवान से एक मुलाकात। जब आपने ये कविता लिखी, क्योंकि भगवान पे बहुत सारी चर्चा हुई है जब से दुनिया बनी है, उसके स्वरूप को लेकर के, उसके प्रभाव को लेकर के, ईश्वर नाम की जो एक कल्पना है या वास्तव में है पता नहीं, लेकिन उस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, हुई है लगातार। और आपकी ने भी एक कविता लिखी है भगवान से, तो इसके पीछे, लिखने के पीछे जो मनोस्थिति है आपकी, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये कविता आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जो ईश्वर है, जैसे ही हम भारतीय समाज में जन्म लेते हैं, तो एक बोलते बच्चे के लिए जैसे माँ सामने आती है, तो माँ के साथ ही ईश्वर भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी परंपराएं हमने बचपन में, मैं भी एक बहुत ही धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि चलो सभी चीजों को समझा जाए। तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, और उसके साथ साथ जो दूसरी धर्मों की गतिविधियां भी मुझे देखने को मिली, और मैं उसमें बढ़ता चला गया। तो जब मैंने आचार्य रजनीश को पढ़ा, तो उनकी जो तर्क शैली है, वो सीधे सीधे ईश्वर को चैलेंज करती है। प्रारंभिक दिनों में तो मैं भी ईश्वर के अस्तित्व में, क्योंकि ये दुनिया बनी है, कोई ना कोई तो है, लेकिन ईश्वर की हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि साहित्य में उस तरीके से सीधे सीधे लड़ाई व्यवस्था से थी। लेकिन जो ईश्वर को की जो मान्यताएं हैं, पहले तो बचपन में आदमी ईश्वर को ही समझता है। तो मैंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, तो उसमें भगत सिंह को पढ़ा, जिन्होंने साफ साफ तौर पे ईश्वर को नकार दिया। तो मुझ में भी साहस आया, और ये साहस नहीं था पहले तो। फिर ये समझा कि ये तो हो नहीं सकता कि ईश्वर न हो। लेकिन जब धीरे धीरे बातें पता चली, तो ये पता चला कि एक पूरा सिस्टम हजारों साल से चला हुआ है। ईश्वर इसमें बिल्कुल बेकसूर है। मतलब जो व्यक्ति है नहीं, उसको आधार बना करके, जो जो मौजूद नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको आधार बना करके आपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लूटा, खसोटा, और लूट छूट अपनी जगह है। आपने उनकी स्थितियां ही बदल दी और उनको नरक में जीने के लिए बाध्य कर दिया। ईश्वर की जो मेरी ईश्वर से साक्षात्कार है, भगवान से साक्षात्कार कविता है, ये हालांकि बहुत ही प्रारंभिक दिनों की है, जब मैं अम्बाला से कुरुक्षेत्र गया था। तो लेकिन तभी से ये चुनौती थी, और बाद में अभी भी मेरी ये मान्यता बरकरार है कि ईश्वर जो है ही नहीं। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने एक बड़ी बात कही, और अब तो मैं पढ़ रहा हूँ तो काफी मुझे तसल्ली मिलती है कि मुझे ईश्वर से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो है नहीं, लेकिन उसके जो अनुयायी हैं उनसे मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे उसके जो अनुयायी हैं अभी भी हमारे आसपास चारों तरफ ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर के कहने से कर रहे हैं। समस्या यहाँ, ईश्वर तो किसी को कुछ कहने नहीं आ रहा है। जो भी, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बलि दी जा रही हो, चाहे शूद्र करार दे दिया गया हो, और ठाकुर का कुआं जो है बना दिया गया हो, हवेलियां बना दी गई हों, और ये सारी चीजें कहा गया कि ईश्वर ने बनाई है ताकि आप पे सवाल ना उठे। आपने ईश्वर का नाम ले दिया, इसलिए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितना भी अत्याचार अन्याय हुआ है, कितने ही ऐसे रोगी हैं जो ठीक होने थे, लेकिन जिस देहात में मैं रहा, अभी भी है, वहाँ पे अनेक मेरे रिश्तेदार और मेरे मित्र दुनिया से चले गए, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाया। क्योंकि उनका इलाज वो लोग कर रहे थे जो अपनी चिकित्सा कर रहे थे, और नाम जो है कह रहे थे कि मैं तो भगवान की तरफ से मुझे ये सिद्धि प्राप्त है, मैं कर रहा हूँ। हमने उनको सचेत भी किया, लेकिन सीधे सीधे लड़ाई करना, वाकई कहना बहुत मुश्किल है, और वो लोग हमारे देखते देखते चले गए। इसका मुझे बहुत दुख है। और ये स्थितियां बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन ऑनर किलिंग तक में लोग ईश्वर को आगे खड़ा कर देते हैं, खाप पंचायतें, कि हम तो जिम्मेवार नहीं है, ये खड़े ईश्वर इनको कहो।
ये ग्रंथ है और ये हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, ये फलां धर्म के हैं, और उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। और इस प्रकार से ईश्वर को आगे बना करके पंजाब में 10 साल तक आतंकवाद चला, बेकसूर लोगों को मारा गया। बाबरी मस्जिद गिराई गई, बेकसूर लोगों को मारा गया। 2000 के दंगे हुए, दिल्ली के दंगे हुए, और अभी भी समय समय पर ऐसी बातें हर रोज आती रहती हैं कि किसी ना किसी कॉलोनी में ऐसी बात कर दी जाए। लेकिन सवाल इन दंगों का या इनके पीछे की शक्तियों का नहीं है। सवाल यह है कि उन शक्तियों के पीछे जो ताकत है वो ईश्वर की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी जो झूठी और सबसे बड़ी पावरफुल कोई शक्ति अगर है वो है ईश्वर, और जो है नहीं, इसका वो उपयोग करते हैं। ऐसी कुछ भावना उसमें रही थी कि किस प्रकार से सभी धर्मों की मैंने उसमें चर्चा की थी कि क्रिश्चियन पादरी जो थे, मुझे उसका उनका नाम आपको ध्यान होगा शायद, ग्रामस्टेंस, तब उनकी हत्या की गई थी और वो ईश्वर का आदेश था। तो उन्होंने कहा कि हमें ये करना था, चाहे कोई किसी को मारना हो। दुलिना में मारा गया, वो धर्म का आदेश था। ऐसे अभी पीछे मॉब लिंचिंग हुई, वो भी धर्म का, ईश्वर का आदेश था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। जो लिखा है वो तो सारा इंसान के द्वारा रचे गए साहित्य है, उसको हम धार्मिक साहित्य कह देते हैं, वो ग्रंथ है। और वो उन पे ईश्वर की, मैंने उस कविता में लिखा है कि ईश्वर की स्टैंप लगाई गई है और उस पे जो हस्ताक्षर किए गए हैं वे जाली हैं। हमें ये देखना है, इसीलिए मैंने वो कविता लिखी थी। बहुत लोगों ने उसको सराहा है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी, उन्होंने भी मुझसे बातचीत की है। तो मुझे वो भी अच्छा लगता है कि जो मतलब कविता के की जो गहराइयों से, जैसे कहते हैं, कविता को समझना चाहिए, तो नहीं समझ पाते वो कुछ बात जो है मेरी समझ लेते हैं और उनको कहते हैं कि हमें थोड़ा ठीक लगा, आपने ये बात हमें पकड़ में आ गई कुछ। जयपाल जी, आमतौर पे आपकी कविताएं मध्य वर्ग के या मजदूरों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती हैं और कुछ विचारधारात्मक होती हैं, कुछ घटनापरक होती हैं। लेकिन एक कविता है आपकी, एक घर था ऐसा वैसा, जो पूरी कम्युनिटी पे एक गांव का चित्र है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल वैसे तो ये मेरे बचपन की कविता है, जैसा हमारा घर था उस वही लिखा हुआ उसमें। लेकिन कोई भी आदमी अगर अपने घर के बारे में लिखेगा तो वो कविता नहीं हो सकती, उसका कोई मतलब नहीं है। ये कविता पूरे हरियाणा में, हरियाणा का परिवेश इसमें है। जितने भी मैं रिश्तेदारों के यहाँ, अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ, रोहतक से, रोहतक, भिवानी और जींद, कैथल और अपने अम्बाला में देहात में गया हूँ, मुझे वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही गरीबी से भरी हुई, बहुत ही थोड़ा सामान जो उनकी जरूरत के लिए था उसी में वो गुजारा करते थे। और उसमें सामूहिकता थी, आपस में मिलजुल कर रहने की, पशु पक्षियों के साथ जीवन बिताने की, और प्रकृति के साथ रहने की। और इतने इतने बुरे हालातों में भी कि जब चारों तरफ मच्छर हों, भैंस हों, वे 4 लोग 5 लोग मिलकर के बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, और एक दूसरे के पता लगता है कि ये बात हो गई गांव में, तो वो दौड़ पड़ते हैं कि चलो चलो वहां चलते हैं, पहले ये छोड़ो। तो ये एक सामूहिकता थी, और उस सामूहिकता को मैंने कोशिश किया कि वो सामूहिकता उसमें आए, और वो जबरदस्ती ना आए। जो स्वाभाविकता वहां बनी हुई है उस समाज में, और वो समाज समाज की जो सामाजिकता है और उसका, उसके आगे बढ़ने की स्थितियां, एक दूसरे को सहयोग करने की स्थितियां हैं, वो उससे सामने आए। तो अपने ये घर के कहा माध्यम जाता है। से कोशिश की है कि वो सीधी सादी भाषा में, क्योंकि हरियाणवी का जो इलाका है उससे मैं ज्यादा परिचित नहीं था, अम्बाला में था, तो लेकिन हरियाणवी परिवेश उसमें आया, भाषा नहीं आ पाई। तो भाषा तो जो लोग वहाँ रहते हैं वो नेचुरली अच्छे ढंग से वो उस भाषा को
इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो चीजें थी वो वही आई है। मुझे वो पढ़ते हुए थोड़ा अच्छा लगता है, कई बार पढ़ लेता हूँ जब कोई मन करता है। हिंदी के एक बड़े लेखक हैं यशपाल, जी। जिनका उपन्यास है झूठा सच। उनके उसके बारे में कहा जाता है कि झूठा सच को देख करके लाहौर का नक्शा बनाया जा सकता है, कि उन्होंने जिस तरह से वहाँ की गलियों का, वहाँ के मोड़ों का, चौराहों का, लोगों का जो जिक्र किया है, यदि वो एक तरह से वो एक शब्दों में ग्राफिक नॉवल है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो कविता है आपकी, कि एक पूरा घर का नक्शा बनाया जा सकता है। ये जो जिस तरह से आपने चीज़ों को इतनी गहराई से देखा होगा, तभी इतनी अच्छी एक चित्र बना पाए हैं। हाँ, तो उसमें उस समय की जो मान्यताएं हैं, बच्चों में जो अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, और तरह तरह की सोच से बच्चा विकसित होता है एक देहात का। तो शमशान घाट है, नदियां हैं, वो सारी चीजें भी मतलब उसमें आई हैं, लेकिन वो इस ढंग से कहा गया है कि वो हमने सामने रख दी है मैंने, और उसमें से जो सार ग्रहण किया जा सकता है, तो उसमें उस तरह से भी सुधार के तौर पे भी और समझने के तौर पे भी मैंने वो बातें रखी हैं। हालांकि वो घर, गांव और आसपास का इलाका और अपना प्रदेश, वह औरत क्या कहे, वह क्या कहे उस गांव को जो सबका है पर उसका नहीं, वह क्या कहे उन गांव के कुत्तों को जो उसे ही देखकर भौंकते हैं, उन गाय भैंसों को जिनका गोबर मूत्र भी उनके हाथों से पवित्र है, उस गाय माता को जिनके बच्चों के नाम पर उसके बच्चों को मार दिया जाता है, उन देवताओं को जो हमेशा श्राप ही देते हैं, उन पवित्र पुजारियों को जिनका धर्म उसकी परछाई पर टिका है, उन धार्मिक चरणों को जिनके नीचे उसे कुचला ही गया, उन हवेलियों को जिनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, उन महाजनों को जिनके पास उनकी आत्मा गिरवी है, वह क्या कहे उन खेतों को जो उसे शक की नजर से देखते हैं, उन बाग बगीचों को वह क्या कहे जो उसके सपने में भी आने से डरते हैं, उस पुलिस वाले को क्या कहे जो गाली भी जाती देखकर देता है, उस जज साहब को जिसकी आंखों में काला मोतिया रहता है, उस वह क्या कहे उस पंच परमेश्वर को जो उसका सामाजिक बहिष्कार करके परमेश्वर बना रहता है, वह क्या कहे उस स्कूल मास्टर को जो उसे देखकर हंसता ही रहता है, वह क्या कहे उस अपनी ही बस्ती को जो केवल जलने या मरने के लिए ही बने हुए, वह किस किस को क्या क्या कहे, कहने को अब बचा ही क्या। इसी से जुड़ी हुई और इसी बात को आगे तक ले जाती दूसरी कविता है, वह तोड़ देना चाहती है वे दांत जो उसे चबाने के लिए ही बने, वह काट देना चाहती है वे हाथ जो उसे खेतों में खींच ले जाते हैं और गर्दन दबा देते हैं, वह फोड़ देना चाहती है वे आंखें जो उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं, वह मिटा देना चाहती है उन पैरों के निशान जो दलकर उसे दलित बनाते हैं, वह
दफन कर देना चाहती है उस बचपन को। वह दफन कर देना चाहती है उस बचपन को जो उसके जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है। वह भूल जाना चाहती है वह जवानी। वह भूल जाना चाहती है वह जवानी जो उस पर बिजली बनकर गिरी थी। वह बंद कर देना चाहती है वे पवित्र कुएं जिनमें उसकी लाश तैरती रहती है। वह पटक देना चाहती है वे व्यवस्थाएं जो उसका सिर सबके पैरों में रख देती है। वह पटक देना चाहती है वे व्यवस्थाएं जो उसका सिर सबके पैरों में रख देती हैं। वह छोड़ देना चाहती है वे रास्ते जो सिर्फ उसी के लिए बनाए गए। वह मोड़ देना चाहती है वे हवाएं जो उसके सवालों को उड़ा ले जाती हैं। वह जला देना चाहती है उन स्मृतियों को जो मनु महाराज ने लिखी थी। ये 2 कविताएं थी। वे जाति नहीं पूछते। आजकल कोई किसी से जाति नहीं पूछता। जैसे जाति मिट सी गई है, जैसे पढ़ लिख से गए हैं सब, इसलिए जाति नहीं पूछते। हालांकि बाकी सब अते पते तो वे अच्छी तरह से पूछ लेते हैं, बार बार पूछते हैं, पूछते ही रहते हैं कुछ न कुछ, जब तक पानी पूरी तरह से साफ ना हो जाए और पता ना लग जाए कि कौन कितने पानी में।